सर अगर हम लोग इंडियन कंटेक्स्ट और इंटरनेशनल कंटेक्स्ट की बात करें, सो इंडियन कंटेक्स्ट हमने डिस्कस किया अभी। आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काफ़ी काम किया है, तो एज स्टार्टअप और एज इंडियन थिंग, एज इंडियन कंटेक्स्ट हम लोगों से क्या सीख सकते हैं? उनके मॉडल्स, फंडिंग मॉडल्स ऑफ कोर्स, क्या उनसे सीख सकते हैं? क्या हम लोग कुछ कोलैबोरेशंस के लिए आर दे ओपन फॉर? हम लोग को कि इन दी एंड एक्सपोर्ट भी करेंगे हम एज असिस्टेड प्रोडक्ट को, और हम अगर उनसे कोई बिजनेस भी कर रहे हैं तो किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? कोई चैलेंजेस हैं क्या वो फेस हम एज ए इनोवेटर, नॉट ओनली इन एटी, मगर एज ए इनोवेटर क्या कोई फेस करता है, तो उसे ओवरकम कैसे करना है? अगर उस पर आप थोड़ा सा बताएं। अप्रोप्रिएट आपका सवाल रहा डॉक्टर सल्लज। इंटरनेशनल फंडर्स, फिलैंथ्रोपिक फंडर्स का मैं बात कर सकता हूँ बिकॉज मैंने उनके साथ काम किया है। इंडिया में अब बड़े एक्टिवली आ गए हैं, और अच्छी बात यह है कि वो सरकारी तंत्र के साथ, सरकारी सिस्टम के साथ काम करना चाहते हैं ताकि हम इनोवेशन को आगे ले जाएं। बहुत सारे फंडर्स हैं, दो के साथ मैं भी काम कर चुका हूँ। वेलकम ट्रस्ट के साथ था मैं, बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ काम किया है हमने ग्रैंड चैलेंजेस में। फिर अभी मैं वाधवानी फाउंडेशन का, जो भी वेस्ट कोस्ट वेज फाउंडेशन है, बट इंडिया में हमारा मेजर एक्टिविटी है। तो दो चीज़ का फ़र्क होता है नेशनल फंडिंग में और इंटरनेशनल फंडिंग में। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म होता है इंटरनेशनल फंडिंग का, मतलब मैं नेशनल फंडिंग का, बिकॉज वी आर यूजिंग टैक्स पेयर्स मनी, तो हमको एक रिस्पॉन्सिबल वे में हमें फंड करना पड़ता है सरकारी। वी हैव अ स्ट्रैटेजी टू फंड इट। अब आजकल हमारा जो नेशनल फंडिंग एजेंसीज हैं वो भी आजकल बड़े ही फ्लेक्सिबल हो गए हैं, बड़े स्ट्रैटेजिक फंडिंग्स कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस वॉज द लर्निंग फ्रॉम द इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज टू द नेशनल फंडिंग एजेंसीज। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में ग्लोबली इफ यू देखो, दो तरह की फंडिंग होती है। एक होता है स्प्रे एंड प्रे मॉडल। आप कुछ चीज़ स्प्रे कर दीजिए, फिर प्रे कर दीजिए कि कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आए। जैसे हम RFPs निकालते हैं तो उसको बोलते हैं, फिर 45 दिन बाद आया, फिर उसको रिव्यू हुआ एंड फिर फंड किया। तो एक ये मॉडल है, वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए, बिकॉज हमारा देश बड़ा डाइवर्स है। हम विलेजेस में भी इनोवेशन करते हैं, टायर 2-3 सिटीज़ हैं, टायर 3 सिटीज़ हैं, टायर 4। सो एक बड़ा डाइवर्स इकोसिस्टम है हमारे यहाँ। तो हमको स्प्रे एंड प्रे मॉडल भी ज़रूरी है। हमारे कॉलेजेस हैं, हमारे छोटे इंस्टीट्यूट है, सबको चाहिए। एक होता है हंट एंड फंड मॉडल। हंट एंड फंड मॉडल जो होता है, वो अगर कोई इनोवेशन आया, वो 6 महीने वेट नहीं कर पाएगा कि इनोवेशन स्टिल, उसको तुरंत उसको प्रोजेक्ट को लेके कुछ एक फिक्स टाइम के अंदर उसको रिव्यू करके, अगर उसका साइंस, जैसा मैंने पहले आपको बताया, साइंस स्ट्रॉन्ग है, टीम अच्छी है, इट इज़ नॉट अ कंजेस्टेड प्लेस, बहुत लोग, अच्छा इनोवेशन है और हमारी कंट्री को उसकी ज़रूरत है, अगर हम उसको दोनों को प्लग करके ले जाएं तो हम फंडिंग भी जल्दी कर सकते हैं, और वो इनोवेशन बहुत जल्दी फ्रॉम द बेंच टू बेड साइड जा सकता है। तो ये जो फंडिंग मॉडल्स हैं, हम लोग सब मतलब वी ट्राई ऑल दी फंडिंग मॉडल्स टू सी हाउ वी शुड मूव फॉरवर्ड। एंड इसी की, जैसे हमने अभी कोविड, बहुत बड़ी महामारी से हम गुजरे हैं। कोविड के समय सरकार ने ऑलमोस्ट हंट एंड फंड वाला मॉडल ली, बिकॉज तब तो टाइम नहीं था कि आप ऐड निकालो, 45 दिन वेट करो। हमारी देश ने विश्व में 5 वैक्सीन दिए, 5 से 6 वैक्सीन हमने बनाई, हर प्लेटफॉर्म की वैक्सीन बनाई है। तब सरकार ने बड़ी स्ट्रांगली एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, रिसर्चर्स, कंपनीज को हेल्प किया मिशन कोविड सुरक्षा के थ्रू कि आप वैक्सीन जल्दी बना के दें, और 11 महीने के रिकॉर्ड टाइम में हमने वैक्सीन अपने देश को दी। अदरवाइज 1.4 बिलियन 3 बिलियन पीपल को वैक्सीन देना, और आप कहाँ से लाते आप इतना वैक्सीन, कहाँ से लाते आप ये? तो अगर हम सरकार ने एक बड़ा अच्छा हंट एंड फंड मॉडल, जल्दी से आप बनाओ वैक्सीन और दो, हमने बहुत अच्छी तरीके से उसकी लर्निंग भी बहुत अच्छी है। भगवान करे कि अब कोई ऐसा महामारी ना आए, बट दैट वाज द मॉडल। और सिर्फ वैक्सीन नहीं, जब कोविड शुरू हुआ तो हम PPE किट्स, थर्मल स्कैनर, वेंटिलेटर्स, इसकी भी बड़ी मारामारी थी। लेकिन हमारे स्टार्टअप्स ने इतने जल्दी, गवर्नमेंट ने फंड दिए कुछ चीज़ करके, 2 महीने में हम एक्सपोर्ट करने लगे। वैक्सीन भी हमने अपने देश को तो लगाया, लेकिन करीब 105 देशों को हमने बाहर भी सप्लाई किया। तो एक ये इनोवेशन जो मॉडल रहा कि हमने कितने जल्दी फंड कर दिया। तो आई थिंक
हमें कहीं कहीं ये इटरेटिव इनोवेशन मॉडल भी लगाना चाहिए। अब जैसे हमने वेलकम ट्रस्ट में जब हम थे, एक स्मार्ट केन फंड किया था, जो कि विजुअली चैलेंज लोगों के लिए एक केन है। एंड जब मैं वो मेरी सबसे पहली इसलिए मैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी के साथ बड़ा ही क्लोज रखता हूँ अपने आप को, कि वो मेरी सबसे पहली फंडिंग थी एज अ फंडिंग कैरियर में। और जब वो मैं IIT दिल्ली का इनोवेशन है वो, और एक मद्रास की कंपनी ने उसको मार्केट में ले गई है वो, तो जब हम ढूंढ रहे थे इनोवेशन, तो IIT दिल्ली ने वो इनोवेशन किया था, बट वो स्ट्रक्चर्ड पूरा नहीं था, लेकिन उनको उसको इटरेट करके एक अच्छा बना। तो IIT दिल्ली बड़ा ही अच्छे से उसने कहा कि हम 1 रुपये में इसको लाइसेंस कर देंगे। तो एक मद्रास की कंपनी फिनिक्स मेडिकल सिस्टम, उसने उसको लाइसेंस आउट किया। तो IIT दिल्ली कंपनी और सक्षम ट्रस्ट जो है, नेशनल फेडरेशन फॉर विजुअली चैलेंज्ड पीपल, सक्षम ट्रस्ट, उन्होंने बोला हम वैलिडेट करेंगे इसको। तो ये IIT दिल्ली, फिनिक्स मेडिकल सिस्टम मिलके हमारे पास एक टीम बन के, हम बात कर रहे थे ना आपको 360 डिग्री इनोवेशन, तो ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था कि IIT दिल्ली ने इनोवेशन किया, कंपनी ने उसको मैन्युफैक्चर किया और सक्षम ने उसको वैलिडेट किया। तो ये जब हमारे पास आए, हमने हेल्प किया उनको वो कनेक्ट हो गए, अपने आप कनेक्टेड थे पहले, फिर वो कनेक्ट हो गए, उन्होंने जॉइंट एप्लीकेशन दिया और उन्होंने जब सबमिट किया वेलकम ट्रस्ट को, तो उसके पहले वो स्मार्ट केन इंडिया में बनते ही नहीं थे, विदेश में अवेलेबल था $300 का। आज वो स्मार्ट केन इंडिया में 3,500 रुपये मिल रहा है। तो फिर वोकल फॉर लोकल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल AT में, और आप शैलेश भाई आप जानते हो आगे भी बहुत सारे इनोवेशन AT के थ्रू, स्टैंडिंग व्हील चेयर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, विच आर इंडिया में ही बनेंगे और इंडिया से आगे जाएंगे। तो हमें ना इस तरह की लर्निंग, फिर जब वो इनोवेशन आया हमारे पास स्मार्ट केन का, तब हमारे पास, तो मैं ये करीब 2010-11 की बात कर रहा हूँ मैं, तो जब आया हमारे पास, तो इंडिया में रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स फॉर डिवाइसेस नहीं थे। तो हमने क्या कि ऐसा ना होना चाहिए कि कोई एक सब स्टैंडर्ड डिवाइस मार्केट में आ जाए एज अ चीप डिवाइस। तो हमने उसको C सर्टिफाई कराया, वेलकम ट्रस्ट ने पैसा दिया उसको, और C सर्टिफाई करा के उसको इंडिया में लाए। तो एक लेवल का स्टैंडर्ड भी आ गया उसमें। और अब तो खैर डिवाइस रेगुलेशंस हमारे यहाँ बड़े अच्छे हो गए हैं, तो बड़े, सो यही एक जो डिवाइस $300 $350 का मिलता था ग्लोबली, अब वो 3-3.5 हज़ार रुपये का इंडिया में मिल रहा है। और वो सरकार तो फ्री भी बांट रही है विजुअली चैलेंज लोगों को। तो ऐसे इनोवेशंस हैं जो क्रिएट करते हैं इम्पैक्ट। जब वो बहुत लोगों को दिया गया, तो मेरे आँख में तो आंसू थे तब कि भैया देखो इतना अच्छा इनोवेशन हुआ कि जो $300 की चीज़, मतलब 25-30 हज़ार की चीज़ अगर 2,500-3 हज़ार में मिल रहा है इंडिया में, तो वो इनोवेशन, तो साइंस, इनोवेटर, वैलिडेशन सब लेके हम कैसे इम्पैक्ट क्रिएट कर, ऐसे इनोवेटर इम्पैक्ट्स हमको क्रिएट करना है। तो एंड यही हमारा मिशन है और विजन है आज। सर हम लोग अब एक हमारे फाइनल क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, जो कि है इनोवेशन एंड फ्यूचर विजन क्या है। सर आपको क्या लगता है फंडिंग के अलावा भी स्टार्टअप्स को और क्या क्या चीज़ें एक्वायर करनी चाहिए फ्रॉम द इकोसिस्टम? क्या पॉलिसी, क्या और भी चीज़ हमें सीखनी चाहिए? दूसरा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सर क्या विजन है इन सपोर्टिंग द असिस्टिव टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स, और वो सस्टेन कैसे करें? आपकी क्या एडवाइस है टू द यंग इनोवेटर्स कि ये स्टार्टअप्स अगर इसमें एंटर हो रहे हैं AT इकोसिस्टम में, तो उनकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी कैसे अचीव हो? बड़ा ही अगेन रेलेवेंट क्वेश्चन है ये। कई स्टार्टअप्स, कई फैकल्टीज़, कई स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं कि क्या हम लॉन्ग टर्म इनोवेशन में रह सकते हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि पहले हम लोगों को सब नौकरी की तरफ पुश किया जाता था, अब हम इनोवेशन की तरफ पुश कर रहे हैं कि आप अब नॉट जॉब सीकर्स बट जॉब गिवर्स बने। तो जैसा आपका पहला प्रश्न था कि हमारा लॉन्ग टर्म विजन जो है फाउंडेशन का, इनोवेशन इकोसिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, इसी के लिए हम हब्स बना रहे हैं। और ये हब्स जो होंगे ये इनोवेटर्स को हैंड होल्ड करेंगे विभिन्न डोमेन में, चाहे वो AT हो, चाहे वो हेल्थ टेक हो, मेडटेक हो। मेडटेक, हेल्थ टेक का ही एक वर्टिकल हमारा AT आता है जी। उसी का अंडर में मेडटेक हमने जैसे अब IIT मद्रास में एक हब स्टैब्लिश किया है, हेल्थ टेक मेडटेक में IIT हैदराबाद में किया है, IIT दिल्ली में किया है। तो उसी में एक बड़ा वर्टिकल है हमारा AT पे। AT इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डेवलपमेंट। इट इज़ जैसा मैंने बताया, ये हमारे दिल के बड़ा नज़दीक विजन है, बिकॉज हम चाहते हैं कि ऐसे इनोवेशंस आएँ
which literally creates impact and addresses the unmet need. तो हमारा एडवाइस ऑलवेज स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज़ को जो इस फील्ड पे काम कर रहे हैं में, कि आप अनमेट नीड असेसमेंट करें। अनमेट नीड 80 में जैसे बहुत सारे चीज़ें हैं हम डिस्कस करते रहते हैं कि जैसे स्मार्ट केयर हुआ, वो एक एग्जांपल रहा, उसका वाले स्टैंडिंग व्हील चेयर हुआ, पैराप्लेजिक्स के लिए कोई सपोर्ट डिवाइस हुआ, हियरिंग एड्स अच्छे हुए, विजुअल एड्स अच्छे हुए, ऐसे बहुत सारे एरियाज है वेयर इनोवेशन इज नीडेड। इनोवेशन नॉट फॉर सेक ऑफ इनोवेशन, इट हैज़ टू बी अफोर्डेबल इनोवेशन, इट हैज़ टू बी एक्सेसिबल इनोवेशन। ये बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अफोर्डेबल, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो इनोवेशन का कोई तात्पर्य मतलब नहीं निकलता, और एक्सेसिबल नहीं होगा कि जितनी ज़्यादा रीच होगी, सिर्फ हायर लेवल पे अगर कोई आपने देखी सिर्फ हायर क्लास पीपल कैन बाय इट, वी ऑल्सो डोंट बिलीव इन दैट सॉर्ट ऑफ इनोवेशन। इट हैज़ टू रीच द बॉटम ऑफ पिरामिड, मतलब जो पिरामिड के नीचे, मतलब जो हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनको भी वो इनोवेशन मिले, तभी वो इनोवेशन का इम्पैक्ट क्रिएट होगा। तो हमारा फाउंडेशन का यही विजन है कि हम इनोवेशन विद इम्पैक्ट, इनोवेशन साइकिल में स्किल क्रिएट करें और इनोवेशन से एंटरप्राइज डेवलपमेंट हो। तो इसी संदर्भ में हमने जैसे आपको बताया कि हब स्टैब्लिश किया है, और मेडटेक के अंतर्गत ही हम एटी को बड़ा स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं। अभी भी हमारे जो रिव्यू साइकिल्स गए हैं, द नंबर ऑफ 80 प्रोजेक्ट्स उसमें भी आए हुए हैं, एंड वो रिव्यू में चल रहा है। मतलब अगर रिव्यू अच्छा रहा तो वो भी सपोर्ट होगा, बट हमारा एंड गेम जो होगा हमारे फाउंडेशन का, हम ग्रांट देते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अफोर्डेबल हो, और अफोर्डेबल हो के बाहर निकले। और 80 की नीड इंडिया में बड़ी स्ट्रॉन्ग है। यू नो हमारे विजुअली चैलेंज भाइयों के लिए, पैराप्लेजिक भाइयों के लिए, ऑटिस्टिक भाइयों के लिए, हमारे मतलब हम डिफाइन करो आप जो एक दिन का ऑर्गन नहीं है, एक दिन तो एम्प्यूटीज़ के लिए, सबके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग 80 जरूरत है। एंड दे शुड लीड अ प्रॉपर ह्यूमन रिस्पेक्टफुल लाइफ। इनोवेशन हैज़ टू बी सच, जैसे मैंने कहा, कि अफोर्डेबल हो, एक्सेसिबल हो, और जो हमारे चैलेंज ब्रदर्स सिस्टर्स हैं वो दे लीड अ रिस्पेक्टेबल life and they become integrated fully in the part of society with these assistive technologies. That should be our main aim and vision to see how we can create impact. अगर हम ये कर सकेंगे तो हमें लगता है कि हम जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी फंड कर रहे हैं, जो भी ग्रांट दे रहे हैं, जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो आगे जाएगा और वो राइट इम्पैक्ट। थैंक यू सो मच सर। हमारे व्यूअर्स को इस पॉडकास्ट के बाद में काफ़ी क्लैरिटी होगी रिगार्डिंग द ऑल TRL लेवल्स, कि कैसे आप आइडिएशन से लेके कहाँ फंडिंग के अप्लाई कर सकते हैं, प्रोटोटाइप के लिए क्या आप हेल्प ले सकते हैं, इंटरनेशनल सिनेरियो क्या है, इवन छोटी छोटी चीज़ें जो आप AT इकोसिस्टम में एज अ प्रॉब्लम समझते हैं, उसके लिए हर सोल्यूशन अवेलेबल है। एज अ इंक्यूबेटर्स हम लोग अवेलेबल हैं, एनकैट एम्स, एज फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन लाइक वाधवानी फाउंडेशन इज़ अवेलेबल। आपको सिर्फ एक अनमेट नीड आइडेंटिफाई करनी है, उस पर काम करना है, उसकी सस्टेनेबिलिटी को डिफ़ाइन करना है, और राइट रेलेवेंट पीपल को अप्रोच करना है। सो धीरे धीरे आपका खुद के इनोवेशन में आपका ट्रस्ट धीरे धीरे इवॉल्व होता रहेगा, और आप मार्केट में एक अच्छी बेहतर चीज़ जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करे पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड विल बी अगेन कमिंग बैक फॉर द अनदर एपिसोड ऑफ उन्नति। Thank you for watching.